अध्याय 1। गर्मी जा चुकी थी। ठंड अपना लाव लश्कर ले आई थी। भोर के 4 बजे थे। रात के सन्नाटे का एक टुकड़ा अभी भी बचा हुआ था। हल्की हल्की शीतल हवा चल रही थी। मुरारी साहब एक घियाई रंग की पतली डल वाली भगलपुरी या चादर ओढ़े अपनी चाय दुकान पर पहुंच चुका था। दुकान क्या थी? एक टाट की झोपड़ी थी। उसे में माटी का एक चूल्हा था और उससे लगा एक लकड़ी का बक्सा। दोनों तरफ एक एक बेंच रखी हुई थी। मुरारी साहब की चाय की दुकान के गांव के बस स्टैंड वाले मुख्य चौराहे पर थी। गांव में लोग अक्सर सूरज से पहले जग जाया करते। उसमें भी सबसे पहले भोर मुरारी साहब की चाय दुकान पर ही होती। 5 बजे सुबह से ही गांव के रास्ते सवारियों का आना जाना शुरू हो जाता। गांव से होकर गुजरने वाली गाड़ियों की सवारियों के लिए मुरारी की दुकान की मिट्टी के कंतरी वाले असली दूध की बनी चाय सुबह सुबह की एक आदत सी बन गई थी। यही कारण था कि मुरारी तड़के दुकान खोलने पहुंच जाता था। गांव के लोग जब तक सुबह उठकर सूर्य देव के दर्शन करते तब तक मुरारी ठीक ठाक लक्ष्मी दर्शन कर चुका होता था। रोज की तरह आते ही मुरारी ने बक्से का ताला खोल बर्तन निकाला। हालांकि लकड़ी का वो बक्सा इतनी जगह से टूटा हुआ था कि बिना ताला खोले भी बर्तन निकाला जा सकता है, पर ताला एक भरोसा देता है। और ये गांव का ही माहौल था कि भले दीमकों ने लकड़ी के बक्से को पूरी तरह खा लिया, लेकिन एक जंग खा रहे छोटे से ताले ने भरोसे की लाज रख आज भी कायम थी। न आज तक मुरारी का ताला टूटा, न भरोसा और न ही एक चम्मच तक चोरी हुआ। होता भी कैसे? गांव के भले से लेकर उचक्के तक सबके लिए सुबह मीठी करने का इंतजाम मुरारी ही तो करता था। जिस दिन मुरारी की दुकान न खुले, कुछ लफुए तो सुबह से ही ताड़ी पीने निकल जाते। वो तो मुरारी की मस्त चाय थी जिसने उन्हें अपनी ओर खींचे रखा। वरना सुबह उठकर चाय पीने का रिवाज अब गांव से धीरे धीरे जाता रहा। मुरारी निकाले हुए बर्तनों को बगल के सरकारी चापाकल पर ले जा मिट्टी से रगड़कर धोने लगा। चारों ओर पसरे भोर के सात्विक मौन के बीच बर्तन पर मिट्टी की रगड़ की घरड़ घरड़ आवाज मानो गांव अपने आंगन में सुबह का संगीत बजा रहा हो। कुछ मिनट बर्तन धोने के बाद मुरारी चूल्हा जलाने के लिए बोरी से कोयले के कुछ बड़े टुकड़े निकाल अपनी छोटी हथौड़ी से उसे तोड़ने लगा। ठक ठक की आवाज अभी गूंजी थी कि बगल के आम वाले पेड़ से चिड़ियों का एक झुंड फड़फड़ाकर उड़ा। मानो इन चिड़ियों को रोज मुरारी की ठक ठक सुन जागने की आदत हो गई। जल्दी जल्दी कोयला तोड़ उसे चूल्हे में डाल माचिस मारी और चूल्हे के पास बैठ पंखा फौंकने लगा। चंद मिनट बाद धुएं का एक फुटबॉल सा गोला उठा। अब वह जल चुका था। इसके बाद वह दौड़कर एक बाल्टी पानी भर लाया। अब तक कोयला जलकर लाल हो चुका था। अब मुरारी ने चूल्हे पर भगोना चढ़ाया और दूध गर्म करने लगा। चूल्हे की दूसरी आंच पर मिट्टी की कंतरी चढ़ा दी जिसमें दूध लबालब भरा था। तभी उसे कोई आहट सुनाई दी। कौन? जग्गू था। मुरारी ने चूल्हे से निकल रहे धुएं से मिचमिचाए आग को मलते हुए कहा, हाँ मर्दे, और के आवेगा इतने भोरे। दुकान में घुसते ही बाल्टी में मग डालते हुए जगदीश यादव ने कहा। जगदीश यादव गांव के पछिया टोले से थे। उम्र ही कोई 52-53 साल। ठीक ठाक खेती थी। छोटी मोटी ठेकेदारी भी किया करते। कभी कभार ईंट भट्टा लगाने का काम भी करते। एक ट्रैक्टर खरीद रखा था बैंक लोन से लेकर, उसे किराए पर चलाते। यदुवंशी खेतीहर होने के बाद भी घर में गाय भैंस नहीं पाले थे। कहते थे गाय रखिए तो देखना भी पड़ता है, सेवा करना होता है, सानी पानी भी देना होता है समय पर, तब न दूध खाइएगा। हमसे नहीं संभल सकेगा ये गाय भैंस, बेच दिए इसीलिए तो। जगदीश यादव ने गाय भैंस भले भेज दिया हो, पर दूध और चाय की आदत थोड़े गई थी। रोज मुरारी की दुकान पर सुबह सुबह आना और 2-3 घंटे की बैठकी में 3-4 कप चाय पीना दिनचर्या बन गई थी।
चलो पिलाओ एक कप, आज कोई आया नहीं? जगदीश यादव ने बेंच को गमछी से पोंछते हुए कहा और बैठ गए। 5 मिनट रुक जाइए जग्गुदा, तनी खोला देते हैं दूधवा को, अभी तुरंत चढ़ा है। मुरारी ने चूल्हे में लगातार पंखा होंकते हुए कहा। ठीक है, तब तक तनी खैनी खिला दो। जगदीश यादव ने जेब से खैनी की डिबिया निकाल मुरारी की तरफ बढ़ाते हुए कहा। यह इसी देश के गांव वाली चाय की दुकानों पर ही संभव था कि जब तक चाय बने तब तक चाय बनाने वाला आपके लिए खैनी भी परोस कर देता था। मुरारी डिबिया से खैनी चूना निकाल बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक रगड़े जा रहा था और जगदीश यादव एक तक रगड़ खाती हथेलियों को देख तल्लीन बैठे थे। भागती कूदती दुनिया के बीच एकदम फुर्सत और शांति का ऐसा दृश्य केवल गाँव ही रच सकता है। लीजिए देखिए, बैजनाथ भैया आ गए। मुरारी ने जगदीश यादव को खैनी देकर हथेली पर पानी लेते हुए कहा मुरारी, का हाल? और जगदीश दा तो हमसे पहले पहुंच गए आज। बैजनाथ मंडल ने बेंच पर बैठते हुए कहा। अरे आओ बैजनाथ। हाँ, कहाँ करे, रात नींद आता नहीं, सोते हैं तो लगता है जल्दी बिहार हो तो निकले। घर में बाल बच्चा होए, हमारी जनानी सब तो टीवी में लगे रहते हैं, किससे बतियाएगा घर में? जगदीश यादव ने बड़े सूने स्वर में कहा। एकदम यही हाल है सब घर का, दिन भर सब टीवी में घुसल रहता है। जब से साला डिश एंटीना आया है तब से जान लीजिए 24 घंटा कछु न कछु देता रहता है टीवी पे। सिनेमा का तो इज्जत ही नहीं रहा। जब देखिए तब वो एक गो सिनेमा दे रहे हैं दिन रात। हमारा लड़का दिन भर घुसल रहता टीवी में। एक दिन तो लती आई चोट्टा को, न पढ़ना न लिखना, साला धर्मेंद्र बनेगा जैसा सिनेमा देख के। बैजनाथ मंडल ने एक सांस में कहानी घर घर की बयां कर दी। तुम भी कनेक्शन ले लिया का डिश का? हाँ, 30-40 रुपया लगता है, काहे न लेंगे। बैजनाथ मंडल गांव के पछिया टोले से ही था। लंबा शरीर, गहरा सांवला रंग, हड्डी पर काम भर का मांस, यही बनावट थी बैजनाथ की। थोड़ी सी खेती थी, सब्जी उपजाता था और शहर बेच आता था। छोटे मोटे स्तर पर मवेशी बेचने का काम भी करता था। बकरी पालना बेचना ये उसका पुश्तैनी काम था। इतने में बन चुकी चाय छानते हुए मुरारी भी चर्चा में कूदा। अरे सिनेमा छोड़िए, सीरियल देखे हैं? कितना गंदा दिखाता है। 1 ठो पति के 3 ठो पत्नी तो 1 पत्नी के 2 ठो मर्द। मने क्या से क्या दिखाता है ये लोग। घर समाज बिगाड़ रहा है ये सब। मुरारी ने अपने सार्थक वचन के साथ ही चर्चा को एक नया फलक प्रदान कर दिया। चाय पर चर्चा देश को कितनी सार्थक दिशा दे सकती है, यह यहाँ आकर देखा और समझा जा सकता है। दूरदर्शन और उसके समाज पर प्रभाव के इस सेमिनार का सत्र चल ही रहा था कि मस्जिद से अजान की आवाज़ आई। अल्लाहु अकबर, अशहदो अन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। लीजिए अजान हो गया है, बैरागी पंडित जी के आने का टाइम हो गया है। मुरारी ने चाय का कप बढ़ाते हुए कहा। असल में बैरागी पंडित जी गांव के ही मंदिर में पुजारी थे। मंदिर के ठीक ठाक पीछे ही कुछ दूरी पर मस्जिद भी थी। गांव में मंदिर मस्जिद में बहुत दूरी नहीं होती। अजान की आवाज़ अल्लाह तक जाने से पहले मंदिर के देवी देवताओं को मिल जाती थी। बैरागी पंडित जी वर्षों से अजान की आवाज़ सुनकर उठने की आदत थी। यही उनका दैनिक अलार्म था। अजान सुन उठने के बाद बैरागी पंडित जी झट नहाते धोते और फिर शंख और घंटी की ध्वनि से पूरा वातावरण ऊर्जामय हो जाता। यह ध्वनि मस्जिद तक भी जाती। यह एक गांव को ही नसीब हो सकता था जहां ईश्वर अल्लाह दोनों एक दूसरे की बड़े प्रेम से सुन लेते थे। पंडित जी का पूरा नाम बैरागी पांडे था और गांव के मंदिर में ही 3 पीढ़ी से रह रहे थे। इनके परिवार में पत्नी और एक 21-22 वर्ष का लड़का चंदन पांडे भी था। बैरागी पंडित जी दिखने में गोरे, मध्यम कद काठी के और पिंडनुमा पेट वाले। सर के बाल जितने भी थे सब सफ़ेद हो चुके थे।
पंडित जी पूजा पाठ कर धोती कुर्ता पहन कंधे पर गमछा डाल रोज की तरह जब तक चाय दुकान पर पहुंचते तब तक वहां कई तरह के मुद्दों पर बहस से माहौल अपनी सामाजिक सौदेश्यता को चरम को छू चुका था। इसी बीच वहां गांव के मस्जिद टोला वाले लड्ढन मियाँ भी पहुंचे। प्रणाम बाबा प्रणाम, आइए, आप ही का इंतजार हो रहा था। पंडित जी का देखते ही जगदीश यादव ने अभिवादन किया। बैठिए पंडित जी, बनाते हैं स्पेशल वाला इलायची देके, मुरारी ने कटोरे से भगोने में दूध डालते हुए कहा। बैरागी पंडित अभी बैठे ही थे बैरागी पंडित जी अभी बेंच पर बैठे ही थे कि अचानक बेंच के नीचे से जोर की आवाज आई। पंडित जी लगभग चीखते हुए उछलकर बगल बैठे हुए बैजनाथ मंडल के गर्दन पर लटक गए। बैजनाथ मंडल को सुबह सुबह किसी बिना मतलब ब्रह्म गोद लेने का सौभाग्य प्राप्त हो गया, जिसे लेते ही वह अकबका गए। अरे का हुआ? हाय रे बाप! बैजनाथ पंडित जी को संभालते हुए जोर से बोला। अरे कुछ नहीं, ये मोतिया पर पाव पड़ गया महाराज, पंडित जी का, मुरारी ने भगोने में चीनी डालते हुए कहा। जहाँ पूरा दौर जमाना पहचान के संकट से जूझता लड़ता दिखाई देता था, वही एक गांव था जहाँ आम कुत्ते भी मोती, हीरा, शेरा के नाम से जाने जाते थे। कई लोग तो उन कुत्तों के व्यवहार और दिनचर्या तक से परिचित होते थे। कौन कुत्ता कितनी बजे मंदिर के हाथे में बैठेगा और कौन कुत्ता अस्पताल के आगे पाए पर मूत देगा, यह तक भी बता देते थे। मुरारी फिर हंसते हुए बोला, आज तो जतरा बन गया इसका भोरे भोर। पंडित जी से इतना भारी आशीर्वाद पा लिया, डायरेक्ट माथा पर लात धर कल्याण कर दिए बैरागी पंडित जी। मुरारी ने सही कहा था कि जब लगभग 90 किलो के आदमी का पाँव एक मरमराए कुत्ते की गर्दन पर पड़ जाए तो उसके हल्का आशीर्वाद नहीं कर सकते। मोतिया सड़क पर जा खड़ा अपनी दुम झाड़ रहा था। शायद मिले इस अब आशीर्वाद को फील कर रहा था। उसने 2-3 बार टांग पटका, 1-2 बार सिर को झाड़ा और फिर पुनः चाय दुकान के पास आ खड़ा हो गया। इधर बैरागी पंडित जी की छाती अभी भी धड़क रही थी। धीरे धीरे वे सामान्य होने के प्रयास में थे। हाथ में चाय लिए पहला घुट पिए की आवाज़ निकली। बताइए, भैरव बाबा की कृपा कहिए कि काटा नहीं तो एक कप चाय के फेर में अभी 14 सुई लेना पड़ता। मुरारी साहब बैरागी पंडित जी से चाय के पैसे नहीं लेता था। उसका मानना था कि बड़े भाग्य से तो एक ब्राह्मण को भोरे भोर चाय मिलाने का मौका मिलता है, इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है भला। हाँ, दिन भर में एक दुकानदार को दुकान पर ही बैठे बैठे पैसे के साथ पुण्य कमाने का भी मौका मिल जाए तो इससे अच्छा क्या होता है। पूरे दिन एक की भी कप की गिनती नहीं छोड़ने वाला और दादा के पिए गए उधार चाय के पोते तक से वसूल करने वाला मुरारी वर्षों से बैरागी पंडित जी को सुबह की चाय बड़ी श्रद्धा से निःशुल्क पिलाता था। यही उसके जीवन का अर्जित पुण्य था। उसके पास हिसाब वाली 2 बही थी, एक जिसमें वो उधार चाय पीने वालों को हिसाब रखता था और दूसरी उसके मन में होती थी, जिसमें वो पंडित जी को पिलाए गए चाय के पुण्यों को जमा हिसाब रखता था, जिसके भरोसे ही मुरारी को यकीन था कि ऊपर जाने के बाद यही पुण्य उसे स्वर्ग में कट्टा दो कट्टा जमीन दिला ही देगा। इधर पंडित जी भी मुरारी को पुण्य कमाने का कोई मौका नहीं गंवाने देते थे, चाहे आंधी हो, तूफान या बिजली गिरे। पर बैरागी पंडित जी एक भी सुबह अनुपस्थित नहीं होते थे। कभी कभार खुद मुरारी नहीं आता दुकान खोलने पर, पंडित जी जरूर उसकी दुकान पर आते और बेंच पर बैठते, ये सोचकर कि क्या पता देर सबेर मुरारी पुण्य कमाने ही आ जाए। चाय दुकान पर बतकड़ी जारी थी। सब अपनी अपनी चुस्की घोटने के साथ एक नई चर्चा को गिलास में उतारते थे। अब दिन भी साफ होने लगा था। दुकान पर और भी ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी थी। तभी एक बस ठीक मुरारी साहब की दुकान के सामने आ रुकी
और उससे करीब एक 30-31 वर्ष का सांवला सा युवक, कंधे पर बड़ा सा बैग, दोनों हाथों में सूटकेस लिए उतरा। एक बारगी में इतना सामान से लदे आदमी को बस से उतरता देख सबकी नज़र उस पर पड़ी। वह युवक बस से उतर सामान कंधे पर उतार दुकान के ठीक 10 कदम दूर खड़ा हो गया और जेब से पर्स निकाल उसमें कुछ टटोलने लगा। इधर पूरे चाय दुकान की नज़र उस पर थी। गांव उतरे किसी भी नए आदमी को ये लोग इतनी नज़र गड़ाकर देखते कि साधारण कलेजे का आदमी तो लजाकर मर जाए। ये मंडली एक तरह से गांव में घुसने वालों के लिए द्वार पर लगी स्कैनिंग मशीन की तरह थी। क्या मजाल कोई भी चीज़ उन लोगों के सामने से बिना उनकी दृष्टि जांच के गुजर जाए। सड़क से ट्रक पर लदी गाय बकरी यह भी गुजरती तो उनकी नस्लों पर चर्चा कर यह लोग बातों ही बातों में उसका दूध तक निकाल लेते थे। अब तक उस युवक की चर्चा शुरू हो चुकी थी। कौन है, किसके यहाँ का लगता है ये आदमी? बैजनाथ ने ऊपरी जेब से खैनी निकालते हुए कहा, लोकल का तो नहीं पूछता है, किसी घर का दामाद उमाद है क्या? जगदीश यादव ने अपने अनुभव से कहा। तभी उस युवक की नज़र एक बार चाय की दुकान की तरफ गई और फिर झट से उसने अपने आंखें हटा ली। शायद उसे भी अंदाजा हो गया था कि पूरी दुकान की नज़र इधर ही है। इतने में उसे कुछ याद आया। उसने अपने एक बैग का ऊपरी चेन खोल उसमें से एक भरी हुई पॉलीथीन निकाली जिसमें एक ब्रेड का पैकेट और कुछ आधे बचे बिस्किट थे पैकेट के। युवक ने उसका रेपर निकाल उसे पास बैठे कुत्ते की तरफ बढ़ा दिया। कुत्ते ने लपक कर ब्रेड पर मुंह मारा और आंख मूंद खाने लगा। उधर हर सीन पर चाय दुकान पर बैठे लोगों की कैमरे सी नज़र लगी हुई थी। अरे हई देखिए मोतिया की किस्मत, भोरे भोरे पाव रोटी लिया और बिस्कुट भी। लड्डन मियाँ खिलखिलाते हुए बोले, हम बोले थे ना आज पंडित जी का आशीर्वाद मिला है तो जतरा बनबे करेगा मोतिया का। मोरारी भी उछल कर बोला। सब हंसने लगे। वह युवक कंधे पर बैग डाल सूटकेस उठा गांव की पूरब तरफ निकल गया। इधर सब पंडित जी के नाम पर एक कप और चाय देने का बोले। पंडित जी मंद मंद मुस्कुराते, कभी मोतिया को देखते तो कभी अपने परम किस्मती लात को। जीवन भर सौभाग्य की बाट जोते पंडित जी का मन कर रहा था कि किसी दिन सुबह सुबह उठकर खुद ही अपने ही गर्दन पर यह लात रख दे। तत्काल उन्होंने बेंच पर बैठे अपना ही दाहिना लात उठाया और उसे अपने खाली हाथ पर रख न जाने देर तक क्या सोचते रहे। हाथ में लात का यह दृश्य विडंबना गढ़ रहा था कि चिंतन बुन रहा था। समझना थोड़ा कठिन।